देव साहब का नाम आज भी जब घरों के बड़ों के सामने लिया जाता है तो वे उनके किस्से साझा करना कतई नहीं भूलते। वो वास्तविक अदाकार उन्हें ही मानकर चलते हैं। उनकी मोहब्बत की कहानियों से लेकर उनकी एक्टिंग के किस्से आज भी खूब सुने जा सकते हैं। ये पुरानी फिल्मों का वो हीरो है जिसके लिए लड़कियां जान देने तक के लिए तैयार रहती थी। देव की झलक पाने के लिए लड़कियों में होड़ लगी रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि जब कभी देवानंद की गाड़ी फर्राटा मारकर सड़क से निकलती तो लड़कियां उस धूल को बतौर सिंदूर सिर में लगा लिया करती थी। उनकी दीवानगी का किस्सा ये भी है कि जब देवानंद काला कोट पहनकर निकलते थे तो लड़कियां उनके लुक से इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाया करती थी कि वे छत से कूदने के लिए तैयार रहती। इस तरह दीवानगी के चलते ही देव ने काले कोट में बाहर निकलना बंद कर दिया था। और तो और यहाँ तक कि कोर्ट ने भी देवानंद को काले सूट पहनने से बैन लगा दिया था। जी हाँ, तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे देवानंद बॉलीवुड के इतने बड़े सितारे बन गए और उनके ऊपर इतनी लड़कियां मरती थी, फिर भी कैसे अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इनके पास कोई इंसान नहीं था। इनके कई किस्से और बातें ऐसी हैं जो लोग बहुत कम ही जानते हैं। तो चलिए आज हम इसी किस्से और कहानी को देखते हैं। बस इसके लिए बने रहिएगा हमारे साथ। कहानी के पहले चैप्टर में नजर डालते हैं देवानंद के बचपन पर। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिले के नामी वकील थे। इनके माँ बाप के कुल 9 बच्चे हुए जिनमें वे 5वीं संतान थे। देवानंद को बचपन से ही फिल्में देखना और फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ने का बहुत शौक था। वो रद्दी की दुकान से पत्रिका लाकर पढ़ा करते थे। रोज पत्रिका खरीद कर लाने से दुकानदार से भी उनकी दोस्ती हो गई थी। इस वजह से दुकानदार रोज देवानंद के लिए पत्रिका छांट कर अलग से रख देता और कभी कभी मुफ्त में भी दे देता था। इसी दौरान उस पत्रिका वाले की दुकान पर देवानंद ने एक दिन सुना कि अपनी फिल्म बंधन के लिए अशोक कुमार गुरदासपुर आ रहे हैं। जब अशोक कुमार आए तो उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जहां एक तरफ लोग अशोक कुमार से मिलने और उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए उतावले थे, वहीं दूसरी तरफ देवानंद दूर खड़े होकर उन्हें बस देख रहे थे। देवानंद के कॉलेज के अधिकतर छात्र आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। उनका भी मन विदेश जाकर पढ़ाई करने का था, लेकिन घर की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए पिताजी उन्हें विदेश पढ़ाई के लिए नहीं भेज सके, क्योंकि उनके ऊपर और बच्चों की भी जिम्मेदारी थी। इसी दौरान देवानंद को इंडियन नेवी की नौकरी से भी रिजेक्ट कर दिया गया। इस बात से वो पूरी तरह टूट गए थे। इसके बाद उन्होंने बैंक में क्लर्क की नौकरी कर ली, लेकिन उनका सपना तो कुछ और ही था और उन्होंने मुंबई का रुख कर लिया। जेब में 30 रुपए और आंखों में एक एक्टर बनने का सपना लेकर देवानंद सपनों की नगरी मुंबई आ गए। भरी दोपहरी फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाने में बीत जाया करती। समय गुजर रहा था लेकिन काम मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से देवानंद खुद की नाकामयाबी से हताश हो रहे थे। काम की इसी जद्दोजहद के दौरान उनके 30 रुपए भी खत्म हो गए। भूख लगी और जब खाने के लिए जेब में हाथ डाला तो एक भी रुपया नहीं मिला। भूख और काम की इसी लालसा में उन्होंने स्टाम्प कलेक्शन के एल्बम को बेच दिया जो उन्होंने बरसों से इकट्ठा किया था। इस एल्बम से उन्हें 30 रुपए मिले थे, जिससे उन्होंने मुंबई में कुछ और दिनों तक गुजारा किया। देवानंद ने काम के सिलसिले में कई लोगों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। सपनों की नगरी में खुद के सपनों से दूर जाता देख उन्होंने 85 रुपए मासिक वेतन के साथ एक जगह क्लर्क की नौकरी कर ली। कुछ टाइम बाद नौकरी रास नहीं आई तो उसे भी छोड़ दिया। वजह यह भी थी कि उनका हाथ गणित में तंग था। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के सेंसर ऑफिस में काम किया। वहां उनका काम सेना के अधिकारियों के लिखे लेटर्स को पोस्ट करने से पहले पढ़ने का था। ब्रिटिश सरकार अपने अधिकारियों के खतों को भी सेंसर करती थी ताकि कोई गोपनीय सूचना बाहर न जा सके। हालांकि ज्यादातर चिट्ठियां वही होती थी जो सेना के जवान अपनी पत्नी या प्रेमिकाओं को लिखा करते थे। इस काम में उनका मन रम गया था क्योंकि उन खतों को पढ़ना उन्हें बहुत ज्यादा लगता था। सेंसर ऑफिस में काम करने के लिए देवानंद को 165 रुपए मिलते थे, जो उनकी सभी जरूरतों के लिहाज से ज्यादा ही थे। लेकिन धीरे धीरे उनको लग रहा था कि वो अपने सपनों से पीछे जा रहे हैं। देवानंद बनना तो चाहते थे फिल्म स्टार, लेकिन एक सरकारी बाबू बनकर रह गए थे। वो उस नौकरी को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसी उलझन के दौरान उनके हाथ एक ऑफिसर का लिखा खत लगा, जिसने देवानंद को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। उस खत में ऑफिसर ने अपनी पत्नी को लिखा था, काश मैं अभी ये नौकरी छोड़ सकता तो सीधे तुम्हारे पास आता और तुम्हारी बाहों में होता। इस खत की एक लाइन, काश मैं अभी ये नौकरी छोड़ सकता, ने देवानंद को नए हौसलों और नई ऊर्जा से भर दिया और उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और निकल पड़े अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आराम की नौकरी छोड़कर एक बार फिर वो अपने फिल्म स्टार बनने के सपने को पूरा करने की राह पर चल दिए। इसी दौरान लोकल ट्रेन में एक मुसाफिर ने बताया कि प्रभात फिल्म कंपनी अपनी आने वाली फिल्म के लिए एक सुंदर नौजवान की तलाश कर रही है। अगले दिन देवानंद पहुंच गए फिल्म कंपनी, जहां उनकी मुलाकात कंपनी के मालिक बाबूराव पाई से हुई। बाबूराव पाई उनकी बातों और उनके बेबाक जवाब से बहुत प्रभावित हुए और कहा कि कल आकर पीएल संतोषी से मिल लेना।
फिर अगले दिन उनकी मुलाकात पीएल संतोषी से हुई। उनको भी उन्होंने अपनी बातों और पर्सनैलिटी से इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने देवानंद को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ प्रभात फिल्म कंपनी का हिस्सा बना लिया। इस बैनर तले उनकी पहली फिल्म थी हम एक हैं, लेकिन यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि यहीं से उनका फिल्मी सफर शुरू हो चुका था। उन्हें इस दौरान कई और फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे। इसके बाद देश के विभाजन के उथल पुथल के दौरान ही देवानंद का प्रभात कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। हालांकि उनका यह संघर्ष लंबा नहीं चला और देवानंद को अशोक कुमार की फिल्म जिद में काम मिल गया। यह वही फिल्म थी जिसने उन्हें बतौर एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया। और फिर वो समय आया जब उसने फिल्म काला पानी को साइन किया। यह फिल्म इतनी बड़ी सुपरहिट हुई कि इस फिल्म के बाद लड़कियां देवानंद की दीवानी हो गई। अपने जमाने में देव साहब फैशन आइकॉन माने जाते थे। फिल्मों से लेकर लुक्स तक हर चीज में देव साहब का जलवा बरकरार था। यूं तो वे अपने डायलॉग डिलीवरी के खास अंदाज के लिए मशहूर थे, लेकिन एक और चीज थी जिस वजह से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। वो था उनका काला कोट और उसे पहनने का खास अंदाज। देवानंद की सुपरहिट फिल्म काला पानी के बाद देवानंद ने व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट को इतना पॉपुलर कर दिया था कि लोग उनको कॉपी करने लगे थे। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब देवानंद के पब्लिक प्लेस में काला कोट पहनने पर बैन लगाना पड़ा। दरअसल देव साहब अक्सर सफेद शर्ट के साथ काला कोट पहनते थे और ब्लैक कोट में जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। ऐसा कहा जाता है कि जब भी वो काले रंग का सूट पहनकर सार्वजनिक रूप से बाहर निकलते थे तब लड़कियां उन्हें देखकर पागल हो जाती थी, उनके लिए कुछ भी कर गुजरने की कोशिश करती थी। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कई लड़कियों ने इस काले कोट के कारण सुसाइड करने की कोशिश की थी। उन्हें काले कपड़ों में देखने के लिए लड़कियां अपनी छत से ही कूद पड़ती थी। शायद ही इतिहास में किसी अभिनेता के किसी लुक को दीवानगी की इतनी हद तक प्यार मिला हो। देव साहब के काले कोट में लड़कियों की ऐसी दीवानगी देखकर कोर्ट को इस मामले में दखल करना पड़ा और कोर्ट द्वारा देवानंद के काले रंग के सूट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह पहली बार था जब कोर्ट को किसी एक्टर के पहनावे के मामले में दखल देना पड़ा। अगर हम लोग देवानंद के प्रेम कहानी की बात करें तो आपको बता दें कि 1948 की फिल्म विद्या में देवानंद को उस दौर की एक्ट्रेस और सिंगर सुरैया के साथ काम करने का मौका मिला। उन दिनों सुरैया कामयाबी के शिखर पर थीं और देवानंद इंडस्ट्री में नई थी। इस फिल्म की शूटिंग के पहले दिन दोनों की मुलाकात हुई। सुरैया को फिल्म डायरेक्टर ने देवानंद से मिलवाया और कहा कि यह है हमारी फिल्म का नया हीरो। कोई और आगे की जानकारी देता उससे पहले देवानंद ने खुद से ही खुद का परिचय दे दिया और इस छोटी सी बातचीत के बाद दोनों फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए। लेकिन उनकी ये छोटी सी बात एक गहरे रिश्ते की शुरुआत थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही देवानंद और सुरैया एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सेट पर दोनों को एक दूसरे की तलाश रहती थी। दोनों ने एक दूसरे का नाम भी रख दिया था। देवानंद सुरैया को नोजी बुलाते थे और सुरैया उनको स्टीव। दोनों का ये खूबसूरत रिश्ता परवान चढ़ा ही था कि ये बात सुरैया की नानी को पता चल गई और इसके बाद इस रिश्ते का अंजाम कुछ यूं रहा। दरअसल सुरैया अपनी माँ, मामा और नानी के साथ रहती थी। शुरुआत में देवानंद उनके घर डिनर पर जाते थे, लेकिन जब नानी को दोनों के रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने देवानंद के आने पर पाबंदी लगा दी। नानी को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि सुरैया की शादी किसी और धर्म के लड़के से हो। इसी वजह से वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। 1950 में देवानंद और सुरैया ने साथ में 2 और फिल्में सनम और जीत साइन की। लेकिन दोनों ही फिल्म की शूटिंग के दौरान सुरैया की नानी उनके साथ फिल्म सेट पर मौजूद रहती थी। साथ ही दोनों के रोमांटिक सीन्स को भी डायरेक्टर से हटाने के लिए कहती थी। दोनों के बात करने पर भी नानी ने रोक लगा दी थी, इसलिए दोनों खत के जरिए बात किया करते थे। लेकिन खत का ये सिलसिला भी फिल्म की शूटिंग के बाद खत्म हो गया। दोनों ने शादी का फैसला किया, लेकिन नानी की वजह से वो भी मुकम्मल नहीं हो पाया और दोनों हमेशा के लिए अलग हो गई। इसकी वजह यह थी कि सुरैया कभी भी अपने परिवार के खिलाफ जाने का हौसला नहीं जुटा पाई और उन्होंने ताउम्र बिना शादी के जीवन बिताया। सुरैया से अलगाव के बाद देवानंद बिल्कुल अकेले रह गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात कल्पना कार्तिक से हुई। कल्पना को उनके भाई चेतन आनंद ने फिल्म बाजी में काम करने के लिए कास्ट किया था। फिल्म सेट के अलावा भी देवानंद और कल्पना मिलने लगे थे। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा था। बाजी की सफलता के बाद दोनों ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर में भी एक साथ काम किया। पहली फिल्म में काम के लिए कल्पना को बहुत तारीफें मिली, जिसके बाद उन्हें देवानंद की प्रोडक्शन कंपनी के अलावा अन्य बैनर से भी ऑफर मिलने लगे थे। लेकिन इन सभी ऑफर्स को कल्पना ने मना कर दिया था। उनका कहना था कि वो सिर्फ देव साहब के साथ ही फिल्में करना चाहती थी। देवानंद को कल्पना का ये अंदाज बेहद पसंद आया, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। आपको बता दें कि 1975 में इंदिरा गांधी ने जब देश में इमरजेंसी लगा रखी थी, उनके इस कदम का विरोध करने वालों में मुख्य नाम देवानंद का भी था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ रैली निकालकर इमरजेंसी का विरोध भी किया था। 1977 के आम चुनाव तक वो इंदिरा के खिलाफ ही रही। उन्होंने नेशनल पार्टी नाम से अपनी पार्टी भी बनाई, जो आगे जाकर खत्म हो गई। देवानंद का 3 दिसंबर 2011 को दिल का दौरा पड़ने से 88 साल की उम्र में लंदन में निधन हो गया था। उनके निधन के 2 महीने बाद उनकी आखिरी फिल्म चार्ज शीट रिलीज हुई, जिसे उन्होंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे अगली वीडियो का इंतजार कीजिए।